नमस्कार, एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत है। मैं हर्षवर्धन आज आपके लिए लेकर आया हूं फिर एक नई क्लास जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टॉप मोस्ट करंट के क्वेश्चन। उस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या चीजें हम पढ़ी हैं और क्या हमारी कुछ ऐतिहासिक घटनाएं आज की रही हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 1830 में आज ही के दिन समाज सुधारक राजा राम मोहन राय इंग्लैंड रवाना हुए थे। आपको पता होगा कि राजा राम मोहन राय के द्वारा ही क्या किया गया था कि अकबर द्वितीय जो राजा था उसकी पेंशन बहाली करवाई गई थी और उसके बाद उन्होंने इनको राजा की उपाधि दी थी। जेनेवा में लीग ऑफ नेशन की पहली बैठक आज ही के दिन 1920 में आयोजित हुई थी और ये लीग ऑफ नेशन ही आगे चलकर यूएनओ के रूप में बना था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है 1949 में महात्मा गांधी की हत्या के दोषी नाथूराम गॉडसे और नारायण दत्तात्रेय आप्टे को आज ही के दिन 1949 में फांसी दी गई थी। अगला एक क्वेश्चन हो रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने परमाणु हथियारों पर रोक लगाई गई। ठीक है, आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र ने कहा था अपने पास परमाणु हथियारों का जखीरा नहीं होना चाहिए, ये दुनिया में अशांति फैलाने का एक प्रमुख कारण माना जाता है। ठीक, अगले पहले क्वेश्चन पर आते हैं। तो 2024 ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है कि 2024 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है। तो अब की बार अगर बात करें तो पिछले साल 2023 का जो मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था पॉल लिंच को। और अरुंधति राय जो है वो आपकी पहली भारतीय हैं, पहली भारतीय जिनको ये पुरस्कार मिला है। आंसर हो गया इसका समंथा हार्वे। समंथा हार्वे के द्वारा जो है ये अपना उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का मैन बुकर पुरस्कार, इसको बुकर या मैन बुकर कह सकते हैं, पहले इसको मैन बुकर कहा जाता था, आजकल ये चर्चा है बुकर के नाम से, बुकर के नाम से ज्यादा चर्चित है, ज्यादा इस पे प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है आपको। बुकर पुरस्कार की अगर बात करें तो बुकर पुरस्कार की स्थापना 1969 में हुई थी। बुकर पुरस्कार केवल उन पत्रिकाओं को या उन पुस्तकों को दिया जाता है जो पुस्तक आयरलैंड और इंग्लैंड में या यूनाइटेड किंगडम में आप कह सकते हैं प्रकाशित हुई हो। अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होनी जरूरी है क्योंकि तुम्हें पता ही है कि उस क्षेत्र में अंग्रेजी भाषा ही बोली जाएगी। और इसमें 50,000 पाउंड की धनराशि दी जाती है। आप इसमें ये वाली बात जरूर ध्यान रखेंगे कि अंग्रेजी भाषा के उपन्यास के लिए ही ये पुरस्कार दिया जाएगा, अन्य किसी और भाषा के लिए ये पुरस्कार नहीं दिया जाता है। क्लियर है वाली बात। अगले और मैंने आपको बता दिया है कि मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी कौन, अरुंधति रॉय। एक और पिछली बार जो है गीतांजलि श्री का आपको नाम ध्यान हो तो गीतांजलि श्री ने टॉम ऑफ सैंड के लिए भी क्या जीता था, मैन बुकर पुरस्कार जीता था। क्लियर है। अगला एक क्वेश्चन और आता है, तो किस देश ने प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च सम्मान देने की घोषणा की है। देखो अभी क्या है कि डोमिनिका जो देश है, डोमिनिका देश ने ये कहा है कि हमने 2021 में क्या किया था, इनको कोविड वैक्सीन दी थी। तो कोविड वैक्सीन को इन्होंने अपने देश में जो है काफी मात्रा में लगाया, लगाने के बाद जो है वहां के लोग कोविड से सही भी हुए और इन्होंने उस चीज का आभार जताते हुए भारत के प्रधानमंत्री को ये कहा कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेताओं में से भारत के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने भारत हमारी काफी मदद की है, हम उनको सम्मान देने के लिए डोमिनिका का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान दे रहे हैं। पीएम मोदी को हाईएस्ट ने जो है इसका अवार्ड का नाम है, अगर आपसे देखा जाए तो हाईएस्ट नेशनल अवार्ड जो है दिया गया है। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो डोमिनिका के बारे में आपको मैं बता दूं कि डोमिनिका की राजधानी रेसियू है, मुद्रा इसकी पूर्वी कैरिबियाई डॉलर है, राष्ट्रपति इसके सिल्वेनी बर्टन है और प्रधानमंत्री इसके रूजवेल्ट इसके रेड है। आपको ये वाली बात जरूर ध्यान रखनी है कि ये आपका पूर्वी, आप कह सकते हैं या आप ऐसे कह सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका का एक द्वीपीय देश है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका का एक द्वीपीय देश है। ये कई बार पूछा जा सकता है क्योंकि ये आजकल चर्चा में है। तो ये द्वीपीय देश है, आप जिधर देखते हैं वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज वाला जो एरिया है उसी क्षेत्र में ये वाला देश आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। नरेंद्र मोदी को कुछ हाल ही में उपहार जो है पुरस्कार मिले हुए हैं। तो जैसे रूस की यात्रा पर नरेंद्र मोदी गए थे तो रूस ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू पुरस्कार। इसके अलावा भूटान ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग। इसके अलावा फ्रांस ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है जिसका नाम है क्या है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये फ्रांस के द्वारा दिया गया है। और ऑर्डर ऑफ नाइल ये आपके हाल फिलहाल के 2023 और 2024 में नरेंद्र मोदी को किस किस देश से सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिले हैं, मैंने ये छोटा सा पॉइंट आपके सामने
रखा है। ठीक, अगले अगर बात करें क्वेश्चन पर, तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? दरअसल इसको हम नालसा के नाम से भी जानते हैं, आप इसको नालसा के नाम से भी कह सकते हैं कि नालसा का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आपको पता होगा जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जो हैं वो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, इसके अलावा आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि जस्ट संजीव खन्ना जो है ये भारत के नए मुख्य न्यायाधीश हैं। और इसके अलावा आपका जो आंसर बन रहा है वो भी बन रहा है कि रामकृष्ण गवई जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को क्या बनाया गया? नालसा का हेड बनाया गया। नालसा की अगर बात करें तो आप कह सकते हैं कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसको कहा जाएगा नालसा। नालसा के लिए अगर बात करें तो नालसा का गठन 1987 में भारत सरकार द्वारा किया गया था। इसका कार्य अगर कहें तो कानूनी सहायता कार्यक्रम लागू करना, उसका मूल्यांकन और निगरानी करना। मतलब ये कह सकते हैं कि देश भर में कानूनी सहायता कार्यक्रम और योजनाएं लागू करने का जो जिम्मा होता है वो नालसा का ही होता है। ये पूरे देश में ये एक देखरेख करता है कि हमारी जो सरकारें हैं, हमारा जो कोर्ट है, वो गरीब वंचित वर्ग तक न्याय पहुंचा पा रहा है या नहीं पहुंचा पा रहा। अगर नहीं पहुंचा पा रहा तो उसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं, ये सारे काम नालसा के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, अगर नालसा की अगर बात करें तो नालसा के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है, अगर ये पूछा जाए किसके द्वारा की जाती है, तो नालसा के अध्यक्ष की नियुक्ति अगर आपसे पूछ रहा है तो आप बताओगे कि राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। और जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को क्या बनाया गया? नालसा का नया प्रमुख बनाया गया है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? नई दिल्ली में भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किसने किया? तो भारत में अंतरराष्ट्रीय मेला नई दिल्ली में लग रहा है और इसका जो उद्घाटन किया आपको फोटो देखने के बाद पता चली गया होगा कौन है? भारत के वाणिज्य मंत्री, जिनका नाम क्या है? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल के द्वारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किया गया। बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि पीयूष गोयल ने दिल्ली के भारत मंडपम में क्या किया? IITF के 43वें संस्करण का उद्घाटन किया है। और ये मेला आपका 14 नवंबर से 27 नवंबर तक लगने वाला है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा IITF की अगर बात करें तो बिहार और उत्तर प्रदेश, इसमें ये पूछा जा सकता है आपसे, तो आपको ध्यान रखना है कि बिहार और उत्तर प्रदेश इसमें पार्टनर राज्य के रूप में है और झारखंड जो है इसमें क्या है? फोकस राज्य है। कई बार ये पूछा जा सकता है कि IITF के मेले के जो पार्टनर राज्य है वो कौन है? बिहार और उत्तर प्रदेश, और फोकस राज्य कौन है? झारखंड है। ये महत्वपूर्ण सवाल है, आ सकता है। इसके अलावा भारत का सबसे बड़ा या दुनिया का सबसे बड़ा अगर मेला कहा जाए तो कुंभ मेला है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में लगता है। कई बार ये पूछ सकता है, तो आप बता सकते हैं कि ये गंगा और गंडक नदी के संगम पर लगता है। गंगा और गंडक नदी के संगम पर ये लगता है। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कुंभ मेला आपका जो है भारत में 4 जगहों पर लगेगा। 4 जगह कौन कौन सी है? उत्तराखंड, प्रयागराज, उज्जैन और आपका जो है एक आ जाएगा नासिक। तो उत्तराखंड में जो लगेगा गंगा नदी के किनारे पर लगेगा। अगर बात करें प्रयागराज की तो गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर लगता है। उज्जैन की अगर बात करें तो ये क्षिप्रा नदी के संगम पर लगता है। और अगर बात करें कि ये जो है आपका महाराष्ट्र में जो है गोदावरी नदी के गोदावरी नदी के किनारे पर लगेगा, नासिक में। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर का पशु मेला है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला गंगा सागर मेला है। और ये पूछा जा सकता है कि गंगा की एक वितरणिका नदी है। वितरणिका का मतलब होता है वो नदी जो गंगा से निकल रही हो। और आपको पता है कि आप चलो ये बताओ कि जो है कोलकाता कौन सी नदी के किनारे पर है? तो ये हुगली नदी पर ये मेला आपका लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, इसके अलावा पुष्कर मेला अभी आपका राजस्थान में लग ही रहा है। और इसके अलावा पर्वतसर में क्या लगता है? सबसे पशुओं का सबसे महंगा मेला राजस्थान के पर्वतसर गांव में लगता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, ठीक है, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल किस संगठन के द्वारा विकसित की गई है? जिसका नाम क्या है? LRLACM। किस संगठन के द्वारा विकसित की गई है? तो अगर ये वाली बात करें तो आपके DRDO के द्वारा इस मिसाइल का निर्माण किया गया है। DRDO ने ये कहा है कि आने वाले कुछ समय में हम और मिसाइलों में बदलाव करेंगे। जो पुरानी मिसाइलें हैं उनको हम
रीयूज कर सकते हैं और उनकी जगह हम नई मिसाइलों को लेकर आएंगे। तो डीआरडीओ ने अपनी लॉन्ग रेंज की अटैक क्रूज मिसाइल का जो है पहला उड़ान परीक्षण किया। आपको पता है होगा कि भारत में सबसे ज्यादा जो मिसाइलों के परीक्षण किए जाते हैं तो उड़ीसा के चांदीपुर में इनका परीक्षण किया जाता है। सार्वभौमिक वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल का उपयोग करके मोबाइल ग्राउंड आधारित सिस्टम और फ्रंट लाइन जहाजों से इसको लॉन्च किया जा सकता है। मतलब ये जहाज से भी, नीचे से भी, और मतलब आप कह सकते हैं कि धरती से, जहाज से, अलग अलग वेरिएशन मोड में इसको लॉन्च किया जा सकता है। सटीकता की बात करें तो बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए गति ऊंचाई पर जटिल युद्ध अभ्यास ये कर सकता है, काफी इसकी क्वालिटी है। और इसका पता लगाना, अवरोधन करना जो है काफी कठिन हो जाता है क्योंकि ये राडार की पकड़ में नहीं आ पाती, ये इसका महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके अलावा डीआरडीओ के बारे में और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो डीआरडीओ की स्थापना डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान के जो अध्यक्ष हैं समीर वी कामत इसके वर्तमान के अध्यक्ष हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। डीआरडीओ काम क्या करता है? भारत के लिए रिसर्च करता है और भारत का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर डीआरडीओ ही माना जाता है और इसके द्वारा भारत के लिए हथियार, नई टेक्नोलॉजी के बनाए जाते हैं। अगला एक क्वेश्चन है 15 नवंबर को, ये इसमें आपको नवंबर करना पड़ेगा कि 15 नवंबर को कौन सा 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। देखो आपको पता होगा 15 नवंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस आपका जो मनाया जा रहा है वो मनाया जाता है 14 नवंबर को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। और विश्व मधुमेह दिवस आपका 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो जनजातीय गौरव दिवस आपका 2015 से हम क्या मनाते हुए आ रहे हैं? जनजातीय गौरव दिवस मनाते हुए आ रहे हैं। ये आपका जनजातीय गौरव दिवस आपको दिखाई दे रहा होगा, ये व्यक्ति कौन है? तो आपको पता होगा, इनका नाम है बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा जो है ये मुंडा जनजाति से थे और विशेषकर आप कह सकते हैं कि झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जो ये राज्य हैं, यहाँ पर इनको विशेष दर्जा दिया जाता है और मुंडा जनजाति के लोग जो हैं काफी इनको मानते हैं। और इन्हीं के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने क्या किया था? इनके नाम से जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा कर दी थी। ठीक है मेरे भाई, तो इसमें ये भी ध्यान रखना कि बिरसा मुंडा का आज ही के दिन जन्मदिन हुआ था और ये अब की बार कितने 150 साल के इनकी जयंती मनाई जा रही है। इन्होंने एक विद्रोह किया था जिसका नाम था उलगुन लान महान विद्रोह के नाम से इनके आंदोलन को जाना जाता है। बिरसा मुंडा ने नारी रक्षा सुरक्षा की मांग की थी। बिरसा मुंडा ने अपने समाज संस्कृति की मर्यादा को बनाए रखने के लिए काफी काम किए। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि बिरसा मुंडा ने अपने नए धर्म का सहारा लेकर मुंडाओं को संगठित किया था और बिरसा मुंडा के पास 6000 की सेना थी। तो इन्होंने जो है अंग्रेजों का कड़ाई से सामना किया, अंग्रेजों को बताया कि जनजातियों के बारे में कि यहाँ इनके अधिकारों को सीमित नहीं कर सकते, आप अगर सीमित करोगे तो आपका पतन निश्चित है। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन है सी विजिल 24। सी विजिल 24 किस देश द्वारा आयोजित रक्षा युद्ध अभ्यास है? तो सी विजिल 24 जो है ये भारत का अपना एक युद्ध अभ्यास है। मैं आपको लगातार एक हफ्ते से युद्ध अभ्यास पढ़ा रहा हूं। इस समय पूरी तरीके से युद्ध अभ्यासों का आयोजन किया जा रहा है। रोज कोई ना कोई सा युद्ध अभ्यास हो रहा है। वायुसेना, जल सेना, थल सेना, कोई ना कोई सी सेना युद्ध अभ्यास कर रही है। तो सी विजिल 24 भारत का खुद का सेना का एक अभ्यास है। भारतीय नौसेना ने चौथा पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास विजिल आयोजित किया। इस अभ्यास की अगर बात करें तो 6 मंत्रालय और 21 संगठन इस अभ्यास में जो है शामिल हुए थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसके जो सभी तटीय जो क्षेत्र हैं, मतलब एक तो आपके 9 राज्य हैं, जो आपके इस वाले क्षेत्र की बात करें तो यहां से यहां तक के 9 राज्य है और अंडमान निकोबार और आपका लक्षद्वीप इसमें शामिल हुआ था। तटीय रक्षा सुरक्षा तत्परता मूल्यांकन चरण तटीय रक्षा बुनियादी ढांचे के ऑडिट करने के लिए अक्टूबर में इसको जो है शुरू किया गया था और अभी ये लगातार जारी है। पहली बार की अगर बात करें तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि समुद्री पुलिस, तटरक्षक, मत्स्य पालन के साथ इसमें टीमों को शामिल किया गया है
और ये सभी जो है मिलकर क्या कर रहे हैं, एक युद्धाभ्यास कर रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसका उद्देश्य क्या है कि तटीय जो परिसंपत्तियां हैं, जिसमें आप कह सकते हैं इकोनॉमिकल एक्सक्लूसिव जोन, जिसको ईईजेड कहा जाता है, इकोनॉमिकल एक्सक्लूसिव जोन, उसकी सुरक्षा हम किस तरीके से कर सकते हैं, उन सब के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, तो आप ये कह सकते हैं 2024 में नौसैनिक कुछ प्रमुख युद्ध अभ्यास हुए हैं क्या? तो मालाबार युद्ध अभ्यास विशाखापट्टनम में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, और इसमें जो है भारत शामिल हुआ। और इसमें जो आप कह सकते हैं कि क्वाड वाले जो देश हैं, क्वाड वाले देश इस युद्ध अभ्यास में आए थे। वरुण की अगर बात करें तो भारत और फ्रांस दोनों देश मिलकर जो है एक वरुण युद्ध अभ्यास करते हैं, और ये आपका कौन सा, नौसेना का एक युद्ध अभ्यास है। क्लियर है? अगले सवाल पर आते हैं। तो प्रवासी भारतीय दिवस के लिए एक वेबसाइट कहां लॉन्च की गई है? तो प्रवासी भारतीय दिवस के लिए वेबसाइट कहां लॉन्च की गई है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस के लिए आपकी वेबसाइट जो है उड़ीसा में, कहां पर, उड़ीसा में प्रवासी भारतीय दिवस के लिए ये लॉन्च की गई है। ठीक, इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि 18वें प्रवासी दिवस सम्मेलन की आधिकारिक वेबसाइट जो है लॉन्च की गई है उड़ीसा में, और ये 8 जनवरी से 10 जनवरी तक जो है इसका संस्करण हम जो है चलाएंगे। ठीक है, 18वां संस्करण 8-10 जनवरी से 10 जनवरी तक हम उड़ीसा के भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीयों के लिए इसका आयोजित किया जाएगा। इसकी थीम की अगर बात करें तो विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का क्या योगदान है और किस तरीके से वो भारत में पैसा भेजते हैं, उस पैसे का क्या यूटिलाइज भारत सरकार को टैक्स मिलता है, आप ये कह सकते हैं। तो लगभग 3.25 करोड़ लोग, लगभग 3.5 करोड़ लोग आपके भारत के लोग जो हैं वो क्या है, दूसरे देशों में रहते हैं और भारत को वो पैसा भेजते हैं। तो भारत सरकार ये कह रही है कि किसी भी तरीके से इनको भारत से पूरी तरह इनका संपर्क काटा ना जाए, ये भारत के जो है संपर्क में ही रहे, बराबर बने रहे, उसके लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। आपको ध्यान रखना है प्रवासी पक्षी दिवस साल में 2 बार 11 मई और 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके अलावा आप कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस आपका 18 दिसंबर और राष्ट्रीय प्रवासी दिवस आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, प्रवासी दिवस से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप कहोगे कि अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस 11 मई 12 अक्टूबर, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस है, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर और राष्ट्रीय प्रवासी दिवस आपका 9 दिसंबर है। आपको पता होगा कि इस प्रवासी दिवस के दिन क्या है, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। तो हम इसको जो है भारत आए, हम इस दिन को जो है इसके लिए प्रवासी भारतीय दिवस के लिए मनाते हैं। राजस्थान के रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करने के लिए सेना के किस कमान ने ज्ञान शक्ति नामक, सेना ने किस कमान में ज्ञान शक्ति नायक एक थिंक टैंक की स्थापना की है? तो अगर बात करें तो आपको पता ही होगा कि दक्षिण पश्चिमी कमान का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, राजस्थान में है। तो दक्षिण पश्चिम कमान के अंदर जो है वो क्या है, शक्ति नामक एक थिंक टैंक का क्या किया गया है, आयोजन किया, एक थिंक टैंक स्थापित किया गया है। राजस्थान का औद्योगिक आधार जो है मजबूत करने के लिए जयपुर में इस थिंक टैंक की स्थापना की गई है। इस थिंक टैंक का नाम आपको ध्यान रखना है, ज्ञान शक्ति एक थिंक टैंक है जिसकी स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है कि क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर राष्ट्रीय सुरक्षा को जो जितने संबंधित मामले हैं उन पे सशस्त्र बलों, उद्योग और राज्य सरकार के शिक्षाविदों के बीच चर्चा को क्या करना है, एक मंच पर लेकर आना है। ये इसका जो है क्लियर है। इसके बाद अगर बात करें इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं, तो 29 से अधिक उद्योगों ने इसमें भाग लिया है, 23 से अधिक स्टॉलों पर इसमें चर्चा की गई है, रक्षा प्रणालियों का इसमें प्रदर्शन किया गया है। और इस कार्यक्रम को जो आपका फिक्की में मैंने आपको कल पढ़ाया था कि हर्षवर्धन सिंह अग्रवाल फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि फिक्की के सहयोग से आयोजित किया गया। और थर्मल हथियार, दृश्य एक्सो स्केलेटन और 3D आपके छालावरण समाधान, बीएमपी वाहन, टैंक, वायु रक्षा प्रणाली, इंफ्रारेड बीकन,
ध्वनि बंदूकें, ये सारी इसकी प्रदर्शनी में दिखाई जाएंगी। तो आप ऐसा सोच लो कि आपको जो मैं चीजें बता रहा हूँ ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीज है। दो तरीके हैं आपको पढ़ने के, एक तो इंटरटेन करते रहो और उसके बाद आपको सारी चीजें पढ़ाते रहो, और एक ये है कि सीधे फैक्ट पे हम बात कर रहे हैं बिना समय बर्बाद किए। तो आप इस चीज को समझो, बिना समय बर्बाद के चीजों को पढ़ते रहो, और ऐसे ही आप जो है लगातार तैयारी करते रहोगे तो आपको कहीं जो है जल्दी ही सफलता मिल जाएगी। ये मेरा आपके साथ वादा है। वाजेयर 2 अंतरिक्ष यान किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा प्रक्षेपित एक मानव रहित अंतरिक्ष जांच है? तो दरअसल क्या है, अभी आपका राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रशासन और नासा के द्वारा जो है ये क्या है, एक जांच की गई है। 1977 में एक लॉन्च किया गया था नासा का वाइजर 2। इस अंतरिक्ष यान ने बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून के ऐतिहासिक फ्लाईबाई किए गए थे, मतलब उनके ऊपर जो है गया और रिसर्च की। और नेपच्यून पर जाने वाला ये एकमात्र अंतरिक्ष यात्री जो है यान बना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि नेपच्यून जो आपका एक ग्रह है उस पर जाने वाला एकमात्र ग्रह, उसका नाम, एकमात्र आपका सैटेलाइट, उसका नाम क्या है, वाइजर सेकंड। इसने वहां के नए चंद्रमा, चंद्रमाओं के आसपास जो छल्ले हैं उनके बारे में, रिसर्च के बारे में बताया, चुंबकीय क्षेत्र और जो वहां का डार्क स्पॉट है, सारी चीजों के बारे में उसने जो है बड़े डिटेल में बताया था। वायलेट ने पृथ्वी से आने वाली ध्वनियों और छवियों के साथ एक गोल्डन रिकॉर्ड बनाया था। ये सारी चीजें जांचने के लिए अब एक नई कमेटी नासा ने बैठाई थी। आपको ध्यान रखना है कि इसका जो उद्देश्य है, संभावित अलौकिक, मतलब वहां पर कोई जीवन की संभावना है या नहीं है, उसको जांचना इसका उद्देश्य था। अपने प्राथमिक मिशन के बाद 2018 में इस अंतर तारकीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण को क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। इसकी दोबारा से अब जो है जांच की गई है, और इसमें जो है अभी ये अंतर तारकीय माध्यम से डेटा भेजना जारी रखेगा। अभी ऐसा नहीं है कि डेटा नहीं भेजेगा, डेटा तो ये लगातार भेजता ही रहेगा। इसके अलावा पृथ्वी से दूर, सबसे दूर का मानव निर्मित अगर वस्तु अगर कोई है तो आप कह सकते हैं वाइजर 2। वाइजर 2 अभी तक पृथ्वी से सबसे दूर मानव निर्मित वस्तु है जो हमारे संपर्क में है। बृहस्पति की अगर बात करें तो बृहस्पति को आपको पता होगा, बृहस्पति के जो चंद्रमा है वो कितने हैं, 95। चंद्रमा का मतलब होता है उपग्रह, और सबसे ज्यादा जो उपग्रह है वो किसके पास है, शनि के पास है, 146 प्लस। आप ही कह सकते हैं 146 प्लस उपग्रह किसके पास है, शनि के पास है। और शनि के सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है, टाइटन है। मंगल के पास 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। भारत की जो हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के पास अगर पूछा जाए कि कौन सा उपग्रह है तो आपको पता होगा, हमारे उपग्रह का नाम क्या है, चांद है। तो इस तरीके से हमने आज बहुत सारी डिटेल में बात की है, सारे क्वेश्चन पढ़े हैं। आप ऐसे ही लगातार पढ़ते रहिए, समझते रहिए चीजों को, मैं आपको रोज ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा। आज के साथ आज इतना ही पढ़ते हैं, कल और मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, मिलते हैं फिर एक नई क्लास।